चलो बेटा, यस, वेरी वेलकम टू द कैपिटल गेन क्वेश्चनर। अब आ जाते हैं हम लोग कैपिटल गेन क्वेश्चनर के ऊपर। अभी अभी हम लोगों ने कैपिटल गेन खत्म किया है और अब हम लोग कैपिटल गेन क्वेश्चनर के ऊपर आ जाते हैं। सभी बच्चों को कहना चाहूंगा कि देख बेटा, प्रैक्टिस इज द की। मैं सब बच्चों को कहना चाहूंगा बेटा, प्रैक्टिस इज द की। आप देख रहे होंगे हम लोग कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा डिटेल में कर रहे हैं और कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा डिटेल में करने के बाद जब ये क्वेश्चनर के ऊपर आते हैं हम लोग, तो आपको हम लोग क्वेश्चनर के अंदर में ये बताते हैं कि भैया आपको किस किस तरीके से लिखना है। मैं इन क्वेश्चंस को क्लास के अंदर में सॉल्व भी कराता था, बट इस टाइम पे मैं सोचा कि यार जो बच्चे फास्ट ट्रैक ले रहे होंगे उन लोग को नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं आप सभी बच्चों को फिर से एक बार रिकमेंड करूंगा कि इन क्वेश्चंस को एक बार आप तो भी एटलीस्ट लिख करके देखना। राइट, ये क्वेश्चन है तो हम लोग डील कर रहे हैं, बट साथ में आप इसको लिख करके देखना है। इस फॉर्मेट को आप बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या करना है, लिखना ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चनर की। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ये जो क्वेश्चनर बनाया गया है इसके अंदर में पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। आरटीपी एमटी के सिलेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हुए हैं, मॉड्यूल का सिलेक्टिव क्वेश्चन कवर किया हुआ है। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाए गए हैं। आइए जरा देखते हैं। अमाउंट रिसीव्ड इन द रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। याद करो बेटा, अमाउंट रिसीव्ड इन द रिवर्स मॉर्गेज स्कीम का क्या कंसेप्ट पढ़ा था, याद होगा तो इसको हम बागबान ट्रांजैक्शन के नाम से जानते हैं। जब कोई सीनियर सिटीजन क्या करता है, बैंक को अपनी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है अंडर द नोटिफाइड रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, तो इट इज नॉट रिकॉर्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 47। साथ ही साथ में बैंक अगर इस सीनियर सिटीजन को लमसम अमाउंट दे या एन्युटी दे, लमसम अमाउंट दे या एन्युटी दे, इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 1043। याद होगा तो कैपिटल गेन के एग्जाम्पशन दो सेक्शंस में लिखे हुए हैं, 10 में भी और 54 में भी। ये 10 वाले एग्जाम्पशंस में था, वही पॉइंट लिखा होगा। तो टेक्निकली आपको कितनी चीजें लिखनी होगी, दो चीजों का मेंशन करना होगा, एक 47 का मेंशन करना होगा और 1043 का मेंशन करना होगा। ये दो चीजों का अगर आप मेंशन करोगे विद द प्लेन सिंपल लैंग्वेज तो आपका काम हो जाएगा। वर्ड देखिएगा, एज पर सेक्शन 47 एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन अ ट्रांजैक्शन ऑफ अ रिवर्स मॉर्गेज स्कीम made and notified by the central government will not be regarded as transfer. Therefore, capital gain taxability does not attract. As per section 1043 provides that the amount received by senior citizen as a loan either in lump sum or installment, in a transaction of a reverse mortgage would be exempt from income tax. Therefore, the amount received by Sachin, assuming the assessee is a Sachin, right? ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन था जो सचिन के नाम से आया था, यहाँ पे रखा गया है। देयरफॉर द अमाउंट रिसीव्ड बाय सचिन इन ट्रांजैक्शन ऑफ अ रिवर्स मॉर्गेज ऑफ हिज रेसिडेंशियल बिल्डिंग इज एग्जाम्प्ट। वहां पे आप सचिन की जगह एनी पर्सन भी कर सकते हैं, बीइंग सीनियर सिटीजन। Question number 2, discuss the implication arising consequent to the conversion of capital asset into stock in trade। याद होगा तो conversion of capital asset into stock in trade का concept हम लोगों ने 45 subsection 2 के अंदर में पढ़ा था। Whenever the converted stock is sold और partly sold, उस साल पे capital gain arise होता है। दो इनकम एक साथ arise होती है, PGBP और capital gain। PGBP कैसे होगा, whatever is the sale value minus fair market value shall deem to be the cost, fair market value as on the date of conversion. What is full value of consideration? Fair market value as on the date of conversion, right? Expenses on transfer आएगा, लेकिन indexation only up to the date of conversion ही मिलने वाला है। क्या तुम्हें याद है? इसके ऊपर अपन लोगों ने एक चार्ट भी बनाया बहुत अच्छा। सो देखिएगा क्या लिखना होगा, 45 सबसेक्शन 2 का यहाँ पे आपको क्या देना होगा, रेफरेंस देना होगा। सो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर अंडर 247। ये एक एडिशनल पॉइंट है, 247 का डेफिनेशन में आपको ट्रांसफर के डेफिनेशन में इंक्लूड होता है, तो वो भी आप लिखेंगे। इट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर अंडर सेक्शन 247। इट वुड बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर इन द ईयर इन विच कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। हाउएवर एज पर सेक्शन 45(2) द प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड विल बी चार्जेबल टू टैक्स ओनली इन द ईयर इन विच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड। तो कैपिटल गेन तो तभी अराइज हो जाता है बॉस, ये सिंपली टैक्सेबल तब होता है। फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन इन सच केसेस द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट इट वाज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक शैल डीम टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड accruing as a result of transfer. Indexation benefit is available only up to the year of conversion. On subsequent sale of such stock in trade, business profit would arise. The business income will be chargeable, would be the difference between the price at which stock is sold and the fair market value as on the date of conversion into stock in trade.
आ गई माली वही बात, लिखना क्या है 45 प्लस 247। अगर प्रॉब्लम्स आपको थ्योरी में आते हैं तो बेटा आप पॉइंट वाइज भी इस चीज को लिख सकते हो, पॉइंट वाइज भी आप लिखोगे तो ज्यादा बेहतर बनेगा। सिंस क्वेश्चन थ्योरी था तो यहाँ पे वो फॉर्मेट मत बना के आ जाना जो अपन लोगों ने क्लास में बनाया है। जब आपसे क्वेश्चन थ्योरी में पूछा जाए तो आपको थ्योरी के अंदर में ही इसको लिखना है। एडिशनली आप अगर चार्ट बनाना चाहते हो तो बना देना, पर थ्योरी का पार्ट थ्योरी लिखना होगा, सिर्फ फ्लो चार्ट बना के मत आ जाना। थ्योरी का पार्ट थ्योरी के अंदर में ही लिखना होगा, और नीचे आप उसके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चार्ट बनाना चाहते हैं, टाइम मिलता है तो बिंदास बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, X converted in his capital asset acquired in 2003 for 60,000 into stock in trade on March 10. The fair value as on the date of above conversion is 5,50,000. Fair market value दिया हुआ है. He subsequently sell the stock in trade converted for 6 lakh. ठीक है सर. Discuss the chargeability of capital gains. एक मिनट, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? देख, जब भी तेरे को क्वेश्चन पूछे ना बहुत दिमाग लगा. No doubt it is again a question of conversion of capital asset into stock in trade, but they ask you to discuss. They ask you to discuss. So can I say here 6 lakh rupees तेरा फेयर मार्केट वैल्यू, सॉरी 6 लाख रुपीस तेरा क्या है बेटा, सेल वैल्यू है, और तेरा फेयर मार्केट वैल्यू है 5.5 लाख रुपीस, यानी 0.50 लाख रुपीस तेरा क्या बन जाएगा, पीजीबीपी बन जाएगा स्ट्रेट अवे। यस और नो? व्हाट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन 5.5 लाख। इसमें से तेरे कॉस्ट को इंडेक्स करेंगे, तेरे कॉस्ट को क्या करेंगे, इंडेक्स करेंगे। सो 60,000 विल बी इंडेक्स्ड। क्या लिखना होगा, वही बातें लिखनी होगी। 247 में से ट्रांसफर माना जा रहा है, और साथ साथ में डिस्कस करते करते इसको आपको ये भी बताना होगा कैपिटल गेन कितना आने वाला है। सिंस कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर, इट विल बी ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। तो ये पार्ट तो पहला लिखना ही है कि ट्रांसफर माना जाएगा। हाउएवर द प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग फ्रॉम कन्वर्जन विल बी चार्ज टू टैक्स since the stock in trade has been sold in 2020. For this purpose, the fair market value as on the date of conversion will be full value of consideration. Will be full value of consideration. चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, in which of the following situations capital gain tax liability does not arise। क्वेश्चन पे फोकस करना बेटा, ये नॉट बड़ा हॉट है। कौन से सिचुएशंस में कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा ये पूछ रहा है, इन तीनों में से। पॉइंट नंबर ए परचेज गोल्ड इन 1970 फॉर ₹25,000 इन प्रीवियस ईयर 2021 ही गिफ्टेड इट टू हिज सन एट द टाइम ऑफ मैरिज। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गोल्ड एज ऑन द गिफ्ट मेड वॉज 1 लाख रुपीज। एक मिनट, ए ने कुछ 1970 में गोल्ड परचेज किया था और उसने क्या कर दिया, इसे गिफ्ट में अपने सन को ट्रांसफर कर दिया। याद होगा तो सिचुएशन है 47 की। अगर कोई व्यक्ति ट्रांसफर कर देता है अंडर द गिफ्ट विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट टू एनी अदर पर्सन, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 47। क्या तुम्हें याद है हमने देने वाले और लेने वाले का दोनों का देखा था? जो व्यक्ति गिफ्ट दे रहा है इसके ऊपर सेक्शन 47 लगता है, भले ही ट्रांसफर हो रहा है पर इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स आने वाला नहीं है। जो पर्सन रिसीव कर रहा है इसके ऊपर 56(2)(10) का प्रोविजन आएगा। आहो, सवाल इसका पूछा जा रहा है, क्या कोई कैपिटल गेन टैक्स आएगा? आंसर इज नो। क्या कोई कैपिटल गेन टैक्स आएगा? आंसर इज नो। तो पहले वाले सिचुएशन में नहीं आने वाला। दूसरी बात, अगर आप चाहें एडिशनल देखना मार्क्स कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है इसका भी ट्रांजैक्शन पूछा हो, सिंस रिलेटिव से मिला है तो वो भी टैक्सेबल होने वाला नहीं है। चेक कीजिएगा। वी नो दैट कैपिटल गेन अराइज ओनली व्हेन we transfer capital asset. The liability of capital gain tax in situation given above is discussed as under. As per section 47, transfer of capital asset under the gift is not regarded as transfer for the purpose of capital gain. Therefore, capital gain tax liability does not arise in the given situation. Question number 2. A house property is purchased by HUF. It is given to one of the family member. It is given to one of the family member at the time of partition of family. याद होगा तो ये ट्रांजैक्शन भी 47 का है। आपको याद दिलाता हूं, अगर मान लो HUF क्या करता है,
टोटल या पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ पे किसको ट्रांसफर कर देता है, किसी भी मेंबर को ट्रांसफर कर देता है, तो सेक्शन 47 यहां पे अप्लाई हो जाता है एचयूएफ के ऊपर. इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन. साथ साथ में रिसीवर के हाथ में 56(2)(10) अप्लाई हो गया क्या, नहीं. क्यों, क्योंकि ये रिलेटिव से मिला हुआ है. सो 47 अप्लाई होगा, इस पे भी कैपिटल गेन नहीं आएगा. एज पर सेक्शन 47 ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट ऑन टोटल और पार्शियल पार्टीशन, दोनों वर्ड कवर है मालिक. टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन. देयरफॉर कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी डज नॉट अराइज इन दिस सिचुएशन एज वेल. तो तीन में से दो ट्रांजैक्शन पे तो कैपिटल गेन सिचुएशन अराइज नहीं होने वाली. तीसरी सिचुएशन, बी परचेस्ड 50 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स which are converted into shares. अच्छा जी, ये बात भी मैं आपको बता देता हूं. सर मान लो हम लोग क्या लेते हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर लेते हैं. क्या लेते हैं बेटा, कन्वर्टिबल डिबेंचर लेते हैं. कन्वर्टिबल डिबेंचर मतलब कभी तो वो कायनात की रात आएगी जब ये डिबेंचर काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. अब आपको तो पता है 247 के अंदर में लिखा है एक्सचेंज इज लायबल टू कैपिटल गेन. तो अब यहां पे आप अपने डिबेंचर दोगे कंपनी को और उसके बदले में इक्विटी शेयर ले लोगे. आप डिबेंचर दोगे कंपनी को, उसके बदले में इक्विटी शेयर ले लोगे. ये एक्सचेंज है, इस पे कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए था, लेकिन सेक्शन 47 ने कहा कि हम इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लेंगे, हम इस पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लेंगे. और उसने कहा कि अगर डिबेंचर कन्वर्ट हो जाता है शेयर्स में, बॉन्ड कन्वर्ट हो जाते हैं शेयर्स में, इनफैक्ट प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी शेयर्स के अंदर में, तो भी इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स आता नहीं. तो थर्ड ट्रांजैक्शन भी कैपिटल गेन टैक्स से बाहर होगा. एज पर द सेक्शन 47 ट्रांसफर ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड और डिबेंचर स्टॉक, डिबेंचर सर्टिफिकेट इन एनी फॉर्म ऑफ अ कंपनी इनटू शेयर्स और डिबेंचर ऑफ कंपनी इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन. देयरफॉर अगर प्रॉब्लम नंबर 4 की बात करें तो तीनों ट्रांजैक्शंस कैपिटल गेन से क्या होने हैं, बाहर होने हैं. तीनों ट्रांजैक्शंस कैपिटल गेन से क्या होने हैं बेटा, बाहर होने हैं. आते हैं क्वेश्चन नंबर 5. ये क्वेश्चन एक पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर भी कवर्ड है. ये क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक एमटीपी में भी आया था, नाम और फिगर्स चेंज करके. क्वेश्चन नंबर 5, ए कन्वर्ट हिज कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड. एक्चुअली इस क्वेश्चन का नाम था आरव, इसको बस ए कर दिया गया है और कुछ नहीं. सो ए कन्वर्ट हिज कैपिटल एसेट एक्वायर्ड an amount of 50,000 in June 2003 into stock and trade. In 2016, the fair market value as on that day is 450. This stock is sold for 650 in the month of September 20. What will be the tax treatment? Stop कीजिएगा. सबसे पहले 247 के हिसाब से इसे ट्रांसफर मानना है. एक पॉइंट तो ये लिखना ही होगा, मतलब 247 का रेफरेंस यहाँ पे देना ही होगा. थियरी भी लिखना है, जब प्रैक्टिकल सॉल्व करोगे तो थियरी भी लिखना है. यही एक डिफरेंस होता है कि यहाँ से जो बच्चे सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आते हैं, रैंक में आते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ आपके जैसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं, वो इसमें कुछ थियरी का पार्ट भी लिखते हैं और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो आपको 247 में बताना है कि भी ये ट्रांसफर है, ये भी बताना है कि कैपिटल गेन कब अराइज होगा. कैपिटल गेन अराइज होगा व्हेन कन्वर्टेड स्टॉक इज सोल्ड. तो ये वाला पार्ट भी आपको थियरी के अंदर में लिखना होगा, ये वाला पार्ट भी आपको लिखना होगा. अब क्या करना है हमें, व्हाट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट. जब ये क्वेश्चन पूछ लेना टैक्स ट्रीटमेंट, तब आपको इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है. यानी आपको पीजीबीपी इनकम भी निकालना है, आपको कैपिटल गेन भी निकालना है. पीजीबीपी कितना होगा आप मुझे बताओ. जितने में स्टॉक सोल्ड किया दैट इज 6.5 लाख माइनस फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन. लो सर, 6.5 माइनस 4.5, 2 लाख रुपीज विल बी पीजीबीपी. सो चेक कर लो. पीजीबीपी सेल प्रोसीड 650, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 450, 2 लाख रुपीज विल बी पीजीबीपी. स्टॉप. आगे बढ़ते हैं. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना माना जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन प्रभु माना जाएगा 4.5. बराबर है. इसमें से इंडेक्स्ड कॉस्ट माइनस होगा, दैट इज 50,000 इंटू 301 इस साल का इंडेक्स क्योंकि 2020 में ट्रांसफर हुआ है, डिवाइडेड बाय 109. सो 50,000 इंटू 301 डिवाइडेड बाय 109, ये कितना आ रहा है 1,38,073.74. चेक करो. वेट अ मिनट, ये 301 है या 264 होना चाहिए क्योंकि ट्रांसफर 16-17 में ही हो गया. आई स्टैंड करेक्टेड. 50,000 इंटू 264 डिवाइडेड बाय 109. दिस शुड कम टू 12,11,009.
and resulting capital gain would be 3,28,899. जिस साल कन्वर्ट होता है हम उस साल का इंडेक्स लेते हैं. So for the purpose of indexation, cost inflation index in the year in which asset is converted into stock in trade should be considered. Should be considered. Yes प्रभु. डन बेटा. आ जाओ आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन है सेल्फ जनरेटेड गुडविल के ऊपर का. आपको याद होगा तो हमने इसके ऊपर एक केस पढ़ा है, BC श्रीनिवासा शेट्टी. सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ प्रोफेशन का वैल्यू असर्टेन नहीं किया जा सकता, इसी के लिए इट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स. उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है. On 31st January 2021, Mr. A transferred self-generated goodwill of his profession for sale consideration of 70,000 and incurred such expenses. You are required to compute capital gain chargeable to tax. Transfer of self-generated goodwill of profession is not chargeable to tax. It is based upon a Supreme Court judgment, BC Srinivasa Shetty. चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं. मिस्टर सी परचेज द रेसिडेंशियल हाउस इन जुलाई 20, 2018 फॉर रुपीज 10 लाख एंड मेड सम एडिशंस 2 लाख इन अगस्त 2018. ही सोल्ड द प्रॉपर्टी इन April 2020. Out of the sale proceeds, this question is again of module. This question is covered in one of the RTPs. He spent 5 lakh for purchase of another house. What will be the amount of capital gain in the hands of Mr. C? एक मिनट रुकिएगा. अगर आप देखें तो उसने जुलाई 2018 को परचेज किया है और उसने ये प्रॉपर्टी को सोल्ड कर दिया अप्रैल 2020 को. जुलाई 2018 को परचेज किया है, अप्रैल 2020 को उसने सेल कर दिया. याद होगा तो मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी. अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो होल्डिंग पीरियड 24 मंथ्स होता है. यहां पे 24 मंथ्स कंप्लीट हो रहा है क्या? नहीं. मतलब नेचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या हो गया बेटा? शॉर्ट टर्म हो गया. सबसे पहली बात तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या हो गया बेटा? शॉर्ट टर्म हो गया. तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस होगा. दूसरी बात, ये बेच के उनने क्या परचेज किया है? नया घर परचेज किया है. हाउस प्रॉपर्टी सेल किया हो, हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हो तो सेक्शन 54 का एग्जम्पशन मिलता है. लेकिन इस केस में सेक्शन 54 का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि 54 के लिए नेचर ऑफ असेट लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट चाहिए था और यहां पे ये शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है, तो इस लाइन का यहां पे कोई मतलब नहीं आएगा. बाकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जैसे कंप्यूट होता है बिल्कुल वैसे ही कंप्यूट होगा. चेक करना. द हाउस इज सोल्ड बिफोर 24 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, hence the house is a short term capital asset and no benefit of indexation would be available. So straight away what is the sale value? 20 lakhs. ये 20 lakhs लेंगे. कितने में एक्वायर किया था? 10 lakhs. 10 lakhs माइनस करेंगे. साथ साथ में कुछ एडिशन 2 lakhs के थे वो भी माइनस करेंगे. जो गेन आएगा वो क्या होगा बेटा? शॉर्ट टर्म. इसमें से क्या कोई 54 का एग्जम्पशन मिलेगा? सवाल ही नहीं उठता. एग्जम्पशन अंडर 54 इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ long term capital asset. As the house is short term capital asset, C cannot claim exemption under 54. Thus the amount of capital gain taxable is 8 lakh. चेक कर लीजिए साहब. डन सर. आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं प्रभु. मिथुन, it is a very good question. Mark this question as important. 112A पे बेस्ड क्वेश्चन है. 112A पे बेस्ड क्वेश्चन है. प्लस इसके अंदर में वो डिविडेंड भी कवर्ड है और आपको पता होगा इस साल से डिविडेंड टैक्सेबल हो गया है. तो ये डिविडेंड का टैक्सेबिलिटी के साथ साथ अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन भी है इसके अंदर में. तो अमेंडमेंट वाला पार्ट भी इसके अंदर में हम लोगों ने कवर किया हुआ है. साथ साथ में आपको याद दिला दूं इसके अंदर में टैक्स निकालने भी बोल रहा है. ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में कवर्ड है, सीए फाइनल के मॉड्यूल में कवर्ड है. सीए फाइनल के मॉड्यूल में भी सेम क्वेश्चन कवर्ड है. ये क्वेश्चन को
एमटीपी के अंदर में भी पूछा गया है नाम और सीरीज चेंज करके। क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। मिस्टर मिथुन परचेज 100 इक्विटी शेयर ऑफ गुड मनी कंपनी on 1/4/2005 at the rate of 1000 per share in public issue by paying security transaction tax। वेट, ये लाइन आपको कुछ याद दिलाती है। परचेज के टाइम पे भी उसने क्या पे किया है? टैक्स पे किया है। परचेज के टाइम पे भी उसने क्या पे किया है? टैक्स पे किया है। तो उसने ओरिजिनल शेयर्स परचेज किए हैं 2005 के ऊपर, जिसमें उसने एसटीटी को क्या किया है? पे किया है। ठीक है। कंपनी अलॉटेड बोनस इन द रेशियो ऑफ 1:1 ऑन, बोनस दिया गया इन दिसंबर 2019 1:1, मतलब मैंने जितने शेयर परचेज किए थे उतने का ही मुझे बोनस मिला। ही ऑल्सो रिसीव डिविडेंड ऑफ 10 पर शेयर ऑन 1/5/2020। 10 रुपए पर शेयर का आपको क्या मिला है? डिविडेंड में मिला है। ठीक है सर। He sold all shares on 1/10/2020 at the rate of 4000 per share through a recognized stock exchange, paid brokerage and STT। सेल के टाइम पे भी उसने क्या किया है बेटा? STT पे किया है। सेल के टाइम पे भी उसने क्या किया है बेटा? STT पे किया है, प्लस ब्रोकरेज भी पे किया है। अब सुनना, सेल कब हुआ है? सेल हुआ है अक्टूबर 2020। अब जरा ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, ओरिजिनल शेयर्स जो थे ये तो लॉन्ग टर्म हो गए, लेकिन बोनस जो था ये शॉर्ट टर्म हो गया। कैसे? सबसे पहली बात हम कर रहे हैं शेयर्स विच इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, मतलब ये आएगा डेफिनेशन इन द फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में आ जाएगा लिस्टेड शेयर। फाइनेंशियल एसेट्स का जो होल्डिंग पीरियड होता है, फाइनेंशियल एसेट्स का जो होल्डिंग पीरियड होता है बेटा, ये कितने मंथ्स का होता है बेटा? 12 मंथ्स का होता है। अब अगर तुम ओरिजिनल शेयर्स देखोगे जो 2005 में परचेज किया था, ये होल्डेड फॉर 12 मंथ्स है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म हो गए। लेकिन बोनस शेयर आपको मिले दिसंबर 2019 में और उसको बेच दिया अक्टूबर 2020, मतलब लेस देन 12 मंथ्स इसको होल्ड किया है। लेस देन 12 मंथ्स अगर आपने होल्ड किया है तो ये क्या हो गया? शॉर्ट टर्म। दोनों का कैलकुलेशन अलग अलग किया जाएगा। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? अलग अलग। तो सबसे पहली बात, आप दो वर्किंग नोट बनाएंगे, एक ओरिजिनल शेयर्स का बनाओ, एक किसका बनाओ? बोनस शेयर्स का बनाओ। आपको दो वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। कुछ और बातों पर डिस्कस कर लेते हैं। बोनस शेयर जो है ये रिसीव्ड हुए हैं आफ्टर 2001। बोनस अगर सेक्शन 49 को याद करो, सेक्शन 49 एंड 55 को मिलके याद करो। ये क्या बात करते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करके, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करते हैं। ध्यान से सुनना, सेक्शन 49 एंड 55 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करते हैं, जो कहते हैं अगर बोनस किसके बाद मिला है? आफ्टर 2001 मिला है, आफ्टर 2001 मिला है, तो इसे क्या माना जाएगा? बोलो बेटा, इसे क्या माना जाएगा? बोलो बेटा जल्दी से। नील माना जाएगा इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बस वही बात की है। तो बोनस में ये जो 1000 मिले हैं, इसको आपने सेल किया 4000 में, इसमें से आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस करोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या पकड़ोगे? नील पकड़ोगे। ठीक है सर। इधर देखना, सबसे पहले ग्रॉस सेल कंसिडरेशन किसकी बात कर रहे हैं हम? ओरिजिनल शेयर्स की। 1000 ओरिजिनल शेयर्स थे, पर शेयर 4000 में बिके, टोटल कंसिडरेशन आएगा मालिक, वेट, 100 इक्विटी शेयर्स थे, नॉट 1000, 100 इक्विटी शेयर 4000 में बिचे, भाई साहब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा 4 लाख। 1% का ब्रोकरेज था इंटू 1%, ये कितना आ गया बेटा? 3,96,000 क्या आ गया बेटा? नेट कंसिडरेशन आ गया। क्या इंडेक्सेशन मिलेगा? कंफर्म मिलेगा। 100 शेयर्स कितने में एक्वायर किए थे बॉस? 1000 पर शेयर्स में एक्वायर किए थे। ठीक है सर, ओके डन। सिंस 112A की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। याद होगा तो थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 48 कहता है, थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 48 कहता है ना फर्स्ट प्रोविजो लगेगा ना सेकंड प्रोविजो लगेगा, मतलब इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। अब हम अगर 112A में जाएं, 112A में जाएं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल्स टू हायर ऑफ ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने में एक्वायर किया था? 100 शेयर 1000 के हिसाब से। ₹1,00,000 डन। बी
लोअर ऑफ ए सेल कंसिडरेशन 4 लाख, बी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018। प्रॉब्लम में जाके ढूंढो कहीं फेयर मार्केट वैल्यू दी है क्या। द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन दिस इज 2000, ठीक है। ये आया 2 लाख, इन दोनों में का लोअर 2 लाख, इन दोनों में का हायर 2 लाख। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या पकड़ा जाएगा, 2 लाख रुपीज एज पर 112A। रीड विथ थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 48। मेरे भाई ये रहा 2 लाख रुपीज, जिसका कंप्यूटेशन आप नीचे दोगे, जिसका नोट आप नीचे प्रोवाइड करोगे। सो 3,96,000 minus 2 lakh, the long term capital gain will be 1,96,000 in case of original shares, in case of original shares। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, बोनस शेयर की। बोनस 1:1 में मिला, मतलब 1000 बोनस मिला होगा, 100 बोनस मिला होगा, जिसको आपने 4000 में सेल किया होगा। ये आया 4 लाख रुपीज। 100 शेयर्स 1:1 के रेशियो में मिला, 4000 में आपने सेल किया। इस पे भी 1% का ब्रोकरेज मिला होगा, 4000। ये आया 3,96,000। ये क्या आया बेटा, 3,96,000, राइट। बोनस शेयर का कॉस्ट क्या रहेगा, नील। 396 आपका पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा, बराबर है। साथ साथ में आपको क्या मिला बेटा, डिविडेंड मिला। फाइनेंस एक्ट 2020, ध्यान से सुनना, फाइनेंस एक्ट 2020 आपको क्या कहता है कि भैया आपको जब भी डिविडेंड मिले, ये डिविडेंड टोटली टैक्सेबल होता है। आपको 100 शेयर्स मिले थे प्लस 100 बोनस शेयर्स मिले थे, ये ओरिजिनल प्लस बोनस, टोटल शेयर्स कितने हुए, 200। 200 पे 10 के हिसाब से आपको क्या मिला, डिविडेंड मिला। क्या ये 2000 रुपीज का डिविडेंड आपको टोटली टैक्सेबल होगा? फाइनेंस एक्ट 2020 कहता है यस, ये टोटली टैक्सेबल होगा। ये 2000 ऐड कर दिया। ओरिजिनल शेयर्स 1,96,000, बोनस शेयर्स का 396 प्लस 2000 डिविडेंड का 594 बिकेम योर टोटल इनकम। कैपिटल गेन हेड से किसी प्रकार का डिडक्शन तो मिलता नहीं है, तो मैटर खत्म। उसने एसटीटी पे किया है, एसटीटी पे का कोई डिडक्शन नहीं मिलता। 7th प्रोविजो टू सेक्शन 48, एसटीटी पे का कोई डिडक्शन नहीं मिलता, इस पे नोट आ जाएगा। 75th बर्थडे मतलब एसएससी कौन हुआ, सीनियर सिटीजन। कंप्यूट क्या करना है हमें, कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। आय हाय हाय, कंप्यूट क्या करना है, टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी हमें कंप्यूट करनी है। तो टोटल इनकम तो हमने कंप्यूट कर दी, कैपिटल गेन से वैसे भी कोई डिडक्शन नहीं मिलता, चैप्टर 6A का। टोटल इनकम कंप्यूट हो गई, टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे। टैक्स लाइबिलिटी निकालते वक्त याद रखना ये हिडन एडजस्टमेंट है। एसएससी सीनियर सिटीजन है, मतलब बेसिक एग्जामिशन लिमिट कितना बेटा, 3 लाख रुपीज का लगा होगा, ठीक है। क्या रिबेट मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है। तो अब कैसे निकालोगे टैक्स, पहले 5 लाख तक के सीनियर सिटीजन के लिए आएगा 10,000 रुपीज, और जो 94,000 है उसका 20%, 94,000 का 20% प्लस 10,000 आपका टोटल टैक्स यहां पे आना चाहिए 28,800। गलती करोगे सर, क्या गलती कर रहा हूं मैं, अरे नालायक, गलती तू ये कर रहा है कि सबसे पहली गलती आपकी जो 100% होगी, बेसिक एग्जामिशन लिमिट कितना है, 3 लाख रुपीज। टैक्स रेट कितना होना चाहिए, स्पेशल रेट, क्योंकि 112A अप्लाई हुआ है इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अरे कुछ याद आया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे तो 112A अप्लाई होगा ना मालिक। ये गलती कर दोगे आप, यहीं से आपको बचना है। आप क्या करोगे, 5,94,000 पे पहले 5 लाख तक का टैक्स और बैलेंस 94,000 पे 20%। यही तो गलती नहीं करनी है सेठ, यही तो बेसिक गलती हो रही है तुम्हारी। जो तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये 112A के हिसाब से आया है। हां, कुछ याद आया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर तुम देखोगे तुम्हारा, तो वो कितना आ रहा है बेटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 1,96,000 रुपीज। ये 1,96,000 रुपीज में से
1 लाख के बियॉन्ड टैक्स लगने वाला है, सो बियॉन्ड 1 लाख हो गया, बियॉन्ड 1 लाख हो गया, कितना बचता है 96,000, 96,000 पे 10%, ये हुआ स्पेशल रेट, ये आया 96,000 पे 10%। हिला डाला ना प्रॉब्लम ने, प्रॉब्लम इतना जबरदस्त प्रॉब्लम है इसीलिए इंपॉर्टेंट मार्क कराया। जो 1,96,000 आया आपका ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिसपे बियॉन्ड 1 लाख टैक्स लगने वाला है, इसीलिए हमने क्या कर दिया 96,000 पे ही 10% लगाया। अब जो बैलेंस इनकम बचती है 5,94,000 माइनस 1,96,000 हटा दो, कितना बचता है, कितना बचता है आपका बताओ जल्दी से। यस, इस इनकम के ऊपर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, टैक्स कंप्यूटेशन यहां पे बड़ा जबरदस्त होगा। सबसे पहले आपकी नॉर्मल इनकम कितनी है, बच्चों को याद होगा, तो सबसे पहले हमारी नॉर्मल इनकम है डिविडेंड की कितनी बेटा 2,000 रुपीज। इस पूरे टैक्स कैलकुलेशन को समझना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। क्या एसएससी ने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब कर लिया, क्या एसएससी ने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब कर लिया, आंसर इज नो। एंड एसएससी हैज अ स्पेशल इनकम, long term capital gain and short term capital gain. It shall be first adjusted towards basic exemption limit. It shall be first adjusted towards basic exemption limit. अब एक सवाल उठता है, ध्यान से सुनना, अब एक सवाल उठता है, अब एक सवाल उठता है, पहले किसे एडजस्ट करें, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म को। आप अगर दिमाग लगाओगे तो यहां जो लॉन्ग टर्म है इसके ऊपर टैक्स रेट लग रहा है 10% और जो शॉर्ट टर्म है इस पे लग रहा है 15%। टैक्स लाइबिलिटी अगर रिड्यूस करनी है तो पहले आपको शॉर्ट टर्म में से एडजस्ट करना चाहिए। यही अगर अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता 20% होता तो हम पहले उसमें से एडजस्ट करते। यहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है बेटा कितना 15% के हिसाब से, पहले हम इसे एडजस्ट करेंगे। सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम कितनी एडजस्ट की जाएगी, 3 लाख में से 2,000 हटा, यहां 298 एडजस्ट किया जाएगा, आपकी टोटल इनकम बनेगी 3 लाख रुपीस। इसमें से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट माइनस हो जाएगा 3 लाख रुपीस का और ये टैक्स आ गया निल, ये टैक्स क्या आ गया निल। अब आते हैं आपकी अदर स्पेशल इनकम पे। स्पेशल इनकम के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, लॉन्ग टर्म 196 में से 1 लाख हटा दोगे, बचे हुए पे 10% लोगे, ये आ गया बेटा कितना 9,600। बचा शॉर्ट टर्म, आपका शॉर्ट टर्म गेन ही था 396 का। कैसे आया 396, 5,94,000 में से सबसे पहले हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बाजू किया और डिविडेंड इनकम को बाजू किया, तो एक्सक्लूसिव शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ रहा था 396। इसमें से आपने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के लिए कितना एडजस्ट किया 298, 396 माइनस 298 ये आएगा 98,000, इस पे 15% का टैक्स 14,700। तो अगर मैं टैक्स की बात करूं तो 14,700 प्लस 9,600 24,300 आना चाहिए, जो आ गया। जिस बच्चे को ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आया बेटा उसको आपको या तो रेगुलर देखना पड़ेगा या फास्ट ट्रैक देखना पड़ेगा इस कंसेप्ट को समझने के लिए। मेरे बेसिक लेक्चर देखो आपको तो भी ये समझ में आ जाएगा ये क्या कैलकुलेशन किया हुआ है। एसएससी अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, नॉर्मल डिविडेंड इनकम उसकी नॉर्मल इनकम है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब नहीं कर पाया तो वो पहले एब्जॉर्ब करेगा स्पेशल इनकम को। स्पेशल इनकम आपके पास 2 दी हुई है, इसमें से भी पहले वो वाली एडजस्ट करेंगे जिसका टैक्स रेट ज्यादा है ताकि हमारी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए। हमने शॉर्ट टर्म को एडजस्ट किया 3 लाख तक के बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के लिए। 3 लाख क्यों, एसएससी कौन है बेटा सीनियर सिटीजन है, तो भैया टैक्स क्या आ गया यहाँ पे निल। स्पेशल इनकम में पहले हमने लॉन्ग टर्म ले लिया बियॉन्ड 1 लाख और यहां पे हम लोगों ने क्या ले लिया शॉर्ट टर्म ले लिया। सो ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी हमारी निकल के बाहर आई। स्टॉप। सर रिबेट मिलेगा, नहीं मिलेगा सर, क्यों, क्योंकि टोटल इनकम आपकी 5,94,000 है। हाँ पर सर इसमें से तो 1 लाख रुपए कैपिटल गेन का है ना, एक बात याद रखे वो टोटल इनकम में तो पकड़ा गया है ना,
टोटल इनकम के लिए हम उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेते हैं, टैक्स कंप्यूट करने के लिए बियॉन्ड 1 लाख रुपए लेते हैं, हेंस रिबेट नहीं मिलेगा, सीधा HEC 4%, आपका टैक्स पेबल आएगा 25272। एक गलती आप और करोगे, राउंड ऑफ, याद होगा 288B के हिसाब से टैक्स राउंड ऑफ होता है, ये आया मालिक टैक्स राउंड ऑफ करके 25270। एक बार इस चीज को चेक कर लो। डन बेटा, आ जाओ। चलो जी डन। कुछ नोट्स आपको लिखने मैंडेटरी होंगे, जैसे सबसे पहले ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो 112A का था वो आपको लिखना जरूरी होगा। ये एक्सप्लेनेशन आपको लिखना जरूरी होगा कि लॉन्ग टर्म जो एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज है इसी के ऊपर टैक्स आने वाला है। बोनस शेयर का आपको बताना होगा कि भैया इसका कॉस्ट क्या रहने वाला है, निल रहने वाला है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन एज पर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 48, ये भी आपको लिखना होगा। ये कुछ प्राइमरी नोट्स है जो इस प्रॉब्लम के साथ आएगी ही आएगी, जो आपको देना होगा। डन बाबू। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं हम लोग। बी परचेज कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ 5 लाख in August 2002. The debenture were converted into equity shares in September 2012. Conversion of debenture into equity is not liable to capital gain, but whenever this equity will be sold, will be liable to capital gain. Yes. So these shares were sold for 15 lakhs in August 2020. The brokerage is 50,000 rupees. Okay, you are required to compute capital gain. अच्छा जी, कंप्यूट कर देते हैं सर। अब जरा बात समझिएगा, डिबेंचर कन्वर्ट हुए शेयर्स के अंदर में और शेयर्स फ्यूचर में सेल हुए। जब डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट हुए इट इज नॉट लायबल टू कैपिटल गेन, बट ये जब इक्विटी सेल होगा इट इज लायबल टू कैपिटल गेन। सवाल, कॉस्ट किसकी पकड़ी जाएगी? कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, जो हमने डिबेंचर लिया था उसकी कॉस्ट पकड़ी जाएगी। आपका होल्डिंग पीरियड कहां से पकड़ा जाएगा? जो आपने डिबेंचर होल्ड किया था वहां से पकड़ा जाएगा। सर क्या आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा? आंसर इज यस, जरूर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा अगर ये लॉन्ग टर्म हो जाता है तो। सो सेल कितने में किया? 15 लाख, ये हो गया 15 लाख रुपीस। इसमें से एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 50,000 माइनस होंगे, नेट कंसिडरेशन आ गया। नेट कंसिडरेशन आने के बाद, नेट कंसिडरेशन आने के बाद क्या कॉस्ट का इंडेक्स किया जाएगा? यस, इक्विटी शेयर की कॉस्ट मानी जाएगी 5 लाख जितने में डिबेंचर लिया था इंटू 301, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में सेल हो रहा है, डिवाइडेड बाय जिस साल में कन्वर्ट हो रहा है उस साल का इंडेक्सेशन लेना है या जहां से होल्ड किया वहां का इंडेक्सेशन लेना है। 105 लोगे सर आप। नोट देखिए, फॉर डिटरमाइनिंग होल्डिंग पीरियड ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग शेयर्स which becomes the property of assessee by way of conversion, the period of which debenture was held shall also be considered. ये आएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक नोट यहां पे आप और ऐड कर सकते हो, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर इज नॉट लायबल टू कैपिटल गेन, वो वाला एक नोट आप यहां पे ऐड कर सकते हो, आपको बेनिफिट हो जाएगा। डन सर। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर अगर हम ध्यान देंगे,
ये क्वेश्चन को मैं अभी आपको पेंडिंग रखवाऊंगा क्योंकि इसके लिए आपको सबसे पहले पीजीबीपी कंप्लीट करना होगा. सो डू इट आफ्टर पीजीबीपी. एक बार आपको पीजीबीपी का पूरा डेप्रिसिएशन वाला पार्ट खत्म हो जाए उसके बाद इस क्वेश्चन को करना. हाँ, पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक बार ये पीजीबीपी हो जाए उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं. आइए सर, इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं. क्वेश्चन ईमानदारी से पढ़ो. एक्स परचेसेस अ हाउस प्रॉपर्टी इन December 1993 for 5,25,000 and amount of 1,75,000 spent on the improvement and repairs of the property in 1997. दोनों चीजें, प्रॉपर्टी भी और इंप्रूवमेंट भी 1997 के पहले हुआ. याद दिला तो बेटा, जो भी इंप्रूवमेंट बिफोर 2001 हुआ इसका तो कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है. हाँ, इसके कॉस्ट के टाइम पे हमें फेयर मार्केट वैल्यू ढूंढनी होगी. The property was proposed to be sold. The property was proposed to be sold to Z in the month of May 2007 and an advance of 40,000 has been taken from him. एक मिनट, ये जो एडवांस लिया है ये लिया है प्रायर टू 1/4/2014. यहाँ पे सेक्शन 51 रूल में आ जाएगा. अगर एडवांस प्रायर टू 2014 लिया है तो याद करो हम लोग कॉस्ट, फेयर मार्केट वैल्यू और WDV में से ये एडवांस माइनस करते हैं और फिर इंडेक्सेशन कैलकुलेट करते हैं. As the entire money was not paid, X forfeited the advance and subsequently sold the property to Y in the month of March 21 for 52 lakhs. ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन दैट डे इज दिया हुआ है. ठीक है सर. Mark this problem as very very important. This problem is based on amendment. Couple of amendment इसके अंदर में included है. याद दिलाऊंगा आपको एक एक करके और आपको बताऊंगा कि आपका क्वेश्चनर को कौन से ध्यान से और कितने मुश्किल से बनाया गया है. ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहले सेल प्रोसीड्स कितने में हुआ मालिक? 52 लाख में. क्या कोई एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर दिया है? आगे बढ़ते हैं. कोई एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर नहीं है. ठीक है, अब सवाल आता है कॉस्ट क्या लेंगे. एक मिनट. सिंस प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड प्रायर टू 2001, सबसे पहले कॉस्ट देखते हैं. कॉस्ट आती है बेटा 5,25,000. फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं. फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी बेटा? फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी बोलो जल्दी से. आपका फेयर मार्केट वैल्यू होने वाला है ऑफ द प्रॉपर्टी 11,90,000. आपको याद होगा फाइनेंस एक्ट 2020 ने कहा अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 अवेलेबल है तो फेयर मार्केट वैल्यू कांट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. अमेंडमेंट बेस्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से देखो. अमेंडमेंट बेस्ड प्रॉब्लम है. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इस दिन की दी हुई है एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज ऑन दैट डेज 10,20,000. ये हुआ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. तो बताओ कॉस्ट क्या लेंगे. अगर मैं 49(1) को रीड करूं विद दिस न्यू अमेंडमेंट तो मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही मेरा फेयर मार्केट वैल्यू बनेगा, दैट इज 10,20,000. इसमें अब सेक्शन 51 मिक्स करना पड़ेगा. जितना अमाउंट फॉरफिट हुआ वो इसमें से माइनस करना पड़ेगा. 40,000 रुपीज इसमें से माइनस करना पड़ेगा. कितना होगा बेटा ये? 10,20,000 माइनस 40,000 ये बनेगा 9,80,000. ये 9,80,000 को हमें क्या करना होगा? इंडेक्स करना होगा. ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. सभी लोग अमेंडमेंट बेस्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनना. सबसे पहले तो जनरली असेट 2001 से पहले लिया रहा तो हम कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज हायर लेते हैं. तो कॉस्ट आ गया 525, फेयर मार्केट वैल्यू आ गया 11,90,000. इस साल फाइनेंस एक्ट 20 ने एक और अमेंडमेंट किया है. अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ 1/4/2001 इज अवेलेबल, फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. और बेटा जिसको नहीं पता है या जो बच्चा सिर्फ क्वेश्चनर देख रहा है, मैं आपसे कहूंगा बेटा अमेंडमेंट्स बहुत सारे हैं. अमेंडमेंट्स बहुत सारे हैं. इसके साथ सेक्शन लिंकिंग आपको समझना चाहिए. डू गो फॉर फास्ट ट्रैक. आप अपने दोस्तों को सजेस्ट कीजिए. आप देख रहे हैं हमने फास्ट ट्रैक को कितना डीप में किया, अमेंडमेंट को कितना डीप में किया, इस क्वेश्चनर को कितना डीप में कर रहे हैं. बच्चों को बोलिए सी यहां पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू से कम है. यस, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही हमें फुल वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट. ये कॉस्ट मानेंगे. इसमें से सिंस
आपका क्या है बेटा, एडवांस प्रायर टू 2001 है, वो माइनस किया जाएगा, 980 को इंडेक्स किया जाएगा। ये देखो नीचे वर्किंग नोट बना करके रखा है हम लोगों ने। 1020 हायर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फेयर मार्केट वैल्यू क्या लिया इन्होंने, 1190 की जगह 1020। ये लॉजिक समझ में आया क्यों हुआ, क्यों हुआ? चलो यहां पे लिखो लॉजिक क्या है। इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू as on 1/4/2001 is available, fair market value cannot exceed stamp duty value। फाइनेंस एक्ट 2020 का अमेंडमेंट है, फाइनेंस एक्ट 2020 का अमेंडमेंट है। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस एडवांस टेकन एंड फॉरफिटेड 980 आपका कॉस्ट माना जाएगा। अब इस 980 को आपको क्या करना होगा, इंडेक्स करना होगा, राइट। ये वर्डिंग गलत है, इसे कट कर दीजिए, ये आएगा 980। फाइनल आंसर बराबर है, वर्डिंग गलत है जो पुराने हिसाब से लिया हुआ है, प्लीज रेक्टिफाइड। 9,80,000 इंटू 301 डिवाइडेड बाय 100। 100 क्यों, क्योंकि ये प्रायर टू 2001 है। तो आप देखोगे 2949,800, ऊपर आओ, ये भी 2989,400 कॉस्ट हो गई। इंप्रूवमेंट दिया है पर 2001 के पहले का इंप्रूवमेंट नहीं लिया, जिसके लिए हम लोगों ने नोट लिखा है। सो 52 lakhs माइनस दिस अमाउंट 22,50,200 रुपीज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वुड बी चार्जेबल टू टैक्स। अगेन इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, इसमें अमेंडमेंट है, इसमें सेक्शन 51 है, इसमें सेक्शन 49 है, इसमें 50C भी दिया हुआ है, और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपके एग्जाम में जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस बार। डन बच्चे, आ जा मेरा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। बड़ा इजी सा और जबरदस्त सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एग्जामिशन पे बेस्ड है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 75 लाख अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ बिल्डिंग will be exempt from tax if such capital gain is invested in bond redeemable after 5 years issued by NHAI under 50C. Give with reason whether the given statement is true or false. एक मिनट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 75 लाख। हिडन एडजस्टमेंट पता है आपको क्या है, याद होगा तो 54EC का मैक्सिमम लिमिट है बेटा 50 lakhs। 50 lakhs। ये क्या कह रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 75 lakhs का, और हमने इसे NHAI में बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया विद इन 6 months, तो आपका ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। गलत, ये पूरा एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ 50 lakhs तक का एग्जाम्प्ट होगा। सो दिस स्टेटमेंट बिकेम्स फॉल्स। फॉल्स। Exemption under 54EC has been restricted by limiting the maximum investment in NHAI or RECL redeemable after 5 years to 50 lakh rupees. Whether such investment is made during the relevant previous year or subsequent previous year or both. Therefore, in this case, exemption under 54EC can be available only to the extent of 50 lakh provided investment is made before 1/11, that is 6 months. That is 6 months from the date of transfer. हिडन क्या था, आदमी को लगेगा हाँ लैंड एंड बिल्डिंग से इन्वेस्ट किया, बॉन्ड में किया, मिलेगा, वो इस जगह को अगर देखना ही भूल गया तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। तो बेटा जब भी देखो ऊपर से नीचे तक आराम से देखना। आरव कन्वर्ट इज प्लॉट ऑफ लैंड, इसको आप सेल्फ कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, इसको आप सेल्फ करो। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 45(1)(a) पे बेस्ड है। ये किस पे बेस्ड है बोलो, 45(1)(a) पे बेस्ड है। 45(1)(a) क्या था, पहले याद दिलाता हूं 45(1)(a) क्या था। 45(1)(a) कहता था कि अगर इंश्योरेंस कंपनसेशन मिला है अपॉन फ्लड, टाइफून, अर्थक्वेक, सिविल वॉर, एक्शन ऑफ एनिमी और कॉम्बैटिंग इट वेदर विथ एनिमी और नॉट, तो ऐसे केस में जो कंपनसेशन मिला है
whatever is the amount received or fair market value of the asset received will be full value of consideration. इंडेक्सेशन कहाँ से मिलेगा? ओनली अप टू द ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन. याद आ रहा है आपको? उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है. मिस्टर ए इज एन इंडिविजुअल कैरिंग ऑन हिज बिजनेस. हिज स्टॉक एंड मशीनरी वेर डैमेज्ड एंड डिस्ट्रॉयड इन अ फायर एक्सीडेंट. क्या फायर हमारे 45(1)(a) में कवर्ड है? यस. द वैल्यू ऑफ स्टॉक डैमेज इज 650. सर्टन पोर्शन ऑफ मशीनरी कुड बी सैल्वेज. ओपनिंग WDV इज 10,80,000. याद होगा तो डेप्रिसिएबल एसेट अगर गया है तो वट एवर इज द कंपनसेशन रिसीव माइनस WDV, तो वो एंगल में वो दिया हुआ है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेफगार्डिंग ऑफ मशीनरी, A lost his gold chain and diamond ring. Stop. Gold chain and diamond ring are capital asset, where he has purchased in April 2004. The market value of these two items is given. A received from the insurance company loss of stock. स्टॉक के अगेंस्ट में कुछ मिला. पहले एक बात सोच के देखिए, क्या स्टॉक कैपिटल एसेट है? आंसर इज नो. स्टॉक कैपिटल एसेट नहीं है, तो इसमें आने वाला जो बेनिफिट है ये यहां ना जाके PGBP में जाएगा. यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रीफली कमेंट. आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको थियोरी लिखना है ऑन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द अबव आइटम. ठीक है सर. पहला, लॉस ऑफ स्टॉक. एनी कॉम्पनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट द स्टॉक इन ट्रेड. Any compensation received from insurance company towards the loss damage of stock in trade is to be construed as trading receipt. Hence 480 received from an insurance claim for loss of stock has to be assessed under the profit and gains from business and profession. The assessee can claim the value of stock destroyed by fire as a revenue loss eligible for deduction under the computation under the head of PGBP. दूसरा आता है मशीनरी डैमेज के 6 लाख रुपीस मिले. ये जो अमाउंट आपको मिली, राइट, ये कहा जाएगी? कैपिटल गेन के अंदर में जाएगी. चेक कीजिएगा. द क्वेश्चन डज नॉट मेंशन वेदर द सैल्वेज मशीनरी इज टेकन ओवर बाय कंपनी और नॉट. देन assuming that the salvage machinery is taken over by insurance company and there was no fresh addition to the machinery, the block will cease to exist and therefore 480 being the excess of WDV over the insurance compensation will be assessable as short term capital loss. क्यों? क्योंकि यहां पे होल ब्लॉक सोल्ड वाला ट्रीटमेंट आएगा. गोल्ड चेन डायमंड रिंग प्योरली कैपिटल गेन. The gold chain and diamond ring are capital assets as per section 214 and they are not personal effect. They are not personal effect alone. If any profit and gain arise in previous year on receipt of insurance claim, the same shall be chargeable to tax as capital gain. पढ़ लीजिए मालिक एक बार. तीनों पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया है. डन सर. ओके, बढ़ते हैं मालिक आगे. सर another question which is a easy question, you do it on yourself. कैपिटल गेन कंप्यूटेशन का है, ये आप कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर आ रहा हूँ. ये टोटल इनकम का एक प्रॉब्लम है और बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है टैक्स लायबिलिटी का. आपको सिर्फ टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है. कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी, ये टोटल इनकम वाला क्वेश्चन है. अगर आप ओल्ड मॉड्यूल देखोगे ना अपने, या ओल्ड सिलेबस वाले मॉड्यूल देखोगे, तो उसके अंदर में टोटल इनकम के जो क्वेश्चन थे उसके अंदर में दिया हुआ था. टोटल इनकम के जो क्वेश्चन थे उसके अंदर में दिया हुआ था मालिक. सो कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी. सबसे पहला असेसी रेसिडेंट है, एज 45 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15,000 है, वेकेंट साइड से. एक मिनट जरा सुनिएगा. क्या असेसी ने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब किया है? आंसर इज नो. तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या किया जाएगा?
सेट ऑफ किया जाएगा, बचते हैं 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज बराबर। जरा सोचिएगा, इस 5,000 रुपीज के ऊपर टैक्स आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है सर, 20% के हिसाब से 1,000। याद होगा तो बेसिक एग्जामिशन लिमिट एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, इधर के 10,000 पहले कहाँ एडजस्ट होंगे? बेसिक एग्जामिशन लिमिट के लिए। तो बैलेंस कैपिटल गेन कितना आएगा? 5,000, उस पे 20% लगेगा, सो 1,000 विल बी टैक्स। अच्छा सर रिबेट मिलेगा? यस, क्योंकि टोटल इनकम इज लेस देन 5 लाख, तो रिबेट मिलेगा, 1,000 का रिबेट मिल जाएगा, टैक्स लायबिलिटी नील आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, नॉन रेसिडेंट एसएससी है, 280 प्लस 10,000 फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर, एसटीटी इज पेड ऑन द अमाउंट। एक मिनट, नॉन रेसिडेंट है, बेसिक एग्जामिशन लिमिट 250 माइनस हो जाएगा, 30,000 रुपीज बचने वाला है, प्लस 10,000 इससे आए हैं। ठीक है मालिक, याद करो आपकी अदर इनकम 280 हो रही है, सो 280 जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया उस पे 1 लाख रुपए तक के टैक्स नहीं है, तो इस पे तो हम टैक्स ही नहीं लेने वाले। 280 में से 250 माइनस होगा, बचे हुए पे 5% का टैक्स आएगा, दैट इज 1,500। सर 1,500 क्या रिबेट मिलेगा? सवाल ही नहीं उठता, एसएससी नॉन रेसिडेंट है, प्लस 4% का सेस लग जाएगा, 1560 इज द फाइनल टैक्स लायबिलिटी, 1560 इज द फाइनल टैक्स लायबिलिटी। एसएससी की एज 81 है, रेसिडेंट है, 590 आ रहा है, और 60,000 फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया। रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं आता, सीधा 90,000 पे 20%, 18,000 आपका टैक्स आना चाहिए, रिबेट मिल नहीं सकता, 4% का सेस मिला के टैक्स लायबिलिटी आएगी 18,720। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट, इस पे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा, सो सीधा 90,000 पे 20% आएगा। मिस्टर डी इज अ नॉन रेसिडेंट, एज 82, 480, नॉन रेसिडेंट है, एज 82 भी हुआ, तो बेसिक एग्जामिशन लिमिट तो हमारा 2,50,000 ही है। यस, टैक्स आने वाला है सर 11,500, और इस पे 4% का सेस, टोटल टैक्स आएगा 11,960। चेक कर लीजिए, रिबेट मिल नहीं सकता, नॉन रेसिडेंट है। नोट के ऊपर जरूर ध्यान देना, नोट के ऊपर जरूर ध्यान देना। डन मालिक? ओके, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो ये एक जबरदस्त क्वेश्चन है 50B के ऊपर। 50B का मतलब होता है बेटा स्लम सेल। स्लम सेल के ऊपर का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, 2 टाइम्स एग्जामिनेशन में आ चुका है, 3 टाइम्स ओवरऑल एग्जामिनेशन में आ चुका है, फिगर्स बदल करके, बट सिचुएशंस बिल्कुल सेम रही है। स्लम सेल के बारे में आपको याद दिला दूं, नेट कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ को हम कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? नेट कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ को हम क्या करते हैं? कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं। इसमें मैंने एंड में भी एक क्वेश्चन रखा था, जस्ट वांटेड टू सी, चेक। एंड में एक क्वेश्चन था इसके ऊपर, चलो ठीक है देखते हैं। ओके, स्लम सेल के ऊपर एक क्वेश्चन रखा हुआ है बेटा। स्लम सेल क्या होता है बेटा? नेट कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ। नेट कंसिडरेशन कैसे निकाला जाता है? सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। नेटवर्थ कैसे निकाला जाता है? टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। असेट्स का वैल्यू कैसे लिया जाता है? डेप्रिसिएबल एसेट्स को डब्ल्यूडीवी पे लिया जाता है, अदर एसेट्स को बुक वैल्यू पे लिया जाता है, और अगर प्रॉब्लम में कहीं रिवैल्यूएशन कवर्ड है तो रिवैल्यूएशन को हम कंसिडर नहीं करते हैं। नेचर ऑफ कैपिटल गेन डिपेंड करता है जिस यूनिट को आप ट्रांसफर कर रहे हो उसको आपने 36 मंथ से ज्यादा होल्ड किया है या नहीं।
बस इतने पॉइंट हमें याद रखने हैं, आगे बढ़ते हैं. A is a proprietor of Akash Enterprises having 2 units. He transferred one of the unit by way of slum sale for 25 lakhs. 25 लाख रुपीज में आपने स्लम सेल में ट्रांसफर किया है. एक्चुअली 25 लाख 25,000 करोड़ है इन केस ऑफ बिग बाजार एंड रिलायंस. यूनिट 1 स्टार्टेड इन 2005-6 यानी नेचर आने वाला है, ये क्या होगा, लॉन्ग टर्म. एक्सपेंसेस इनकर्ड इज 28,000. तो यहीं पे हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकल सकता है. कंसिडरेशन इज 25 लाख माइनस 28,000. ये आएगा आपका 24 लाख 72,000 आपका आ जाएगा नेट कंसिडरेशन. 25 लाख माइनस 28,000 नेट कंसिडरेशन आएगा 24 लाख 72,000. हिज बैलेंस शीट इज गिवन. बैलेंस शीट दिया है मतलब हम लोग क्लियर कट, बैलेंस शीट भी हमें ईयर एंड की दिया है मतलब हम लोग क्लियर कट बहुत सिंपली तरीके से क्या ले सकते हैं, वैल्यूज ले सकते हैं. ट्रांसफर जो हो रहा है यूनिट 1, तो हमें यूनिट 1 के एसेट्स उठाने पड़ेंगे नेटवर्थ निकालने के लिए. सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्डिंग की. बिल्डिंग का वैल्यू क्या लें, बाजू में जाकर के देखो कहीं कुछ रिवैल्यूएशन है क्या. हाँ दिख रहा है, वो भी यूनिट 1 से रिलेटेड ही दिख रहा है, 3 लाख. नीचे जाओ नोट पढ़ो. रिवैल्यूएशन इज रिजर्व इज क्रिएटेड बाय अपवर्ड रिवाइजिंग द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग. 3 लाख से वैल्यूएशन रिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ा है मतलब बिल्डिंग का वैल्यू 3 लाख से बढ़ाया होगा. सो यहाँ पे 12 लाख माइनस 3 लाख आपका स्ट्रेट अवे 9 लाख रुपीज बिल्डिंग का लेना होगा. फिर आते हैं मशीनरी. मशीनरी को आप स्ट्रेट अवे 3 लाख रुपीज में ले सकते हो. नो इंडिविजुअल वैल्यू हैज बीन डिटरमाइंड. अदर असेट्स ऑफ यूनिट 1, अदर असेट्स पे पहुंचेंगे जब देखेंगे. डेटर्स हम लोग 1 लाख रुपए ले सकते हैं. सो डेटर्स 1 लाख रुपीज आएगा. अदर असेट्स, अदर असेट्स से रिलेटेड बोला है कि पेटेंट 50,000 के थे मतलब यहां पे अदर असेट्स को तो हम पहले अलग कर दे 1 लाख रुपीज के साथ. अब आते हैं पेटेंट्स के साथ. पेटेंट्स का कुछ बोल रहा है. पेटेंट्स 2018 में एक्वायर किए थे 50,000 रुपीज के, ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज. पर आपको पता होगा पेटेंट्स डेप्रिसिएबल एसेट है. यस, इंटेंजिबल एसेट्स है, पेटेंट्स डेप्रिसिएबल एसेट है. 50,000 का लिया था हम. डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% माइनस करेंगे फॉर 18-19. सर 25% क्यों? पीजीबीपी कहता है कि भैया 25% का डेप्रिसिएशन आता है. और इंटेंजिबल्स ये आएगा 37,500. इसमें से 1920 का भी इंडेक्स माइनस करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन. WDV मेथड. $28,125 ये आएगा 28,125 1/4/2020 को जब यूनिट सेल हो रहा है. सो चेक कीजिए टोटल एसेट्स कितने क्या है. 14,28,125 ये हो गया टोटल असेट्स. इसमें से लाइबिलिटी माइनस करनी होगी. लाइबिलिटी क्या है? बैंक लोन यूनिट 1 का 70% है, 2 लाख का 70%. इसको जितनी एट्रीब्यूटेबल है उतनी लाइबिलिटी हटाएंगे. 1,40,000 कैसे निकाला? 2 लाख का 70%, 2 लाख का 70%. 1,50,000 ट्रेड क्रेडिटर है, उसमें से यूनिट 1 के 25% ही है. सो 37,500. टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी आपका नेटवर्थ निकल जाता 1,39,0625. ये आपका नेटवर्थ है. वेट, कुछ गलत किया है मैंने. फिगर गलत टाइप हुई. 1,25,0625 यह आया 1,25,0625. नेचर ऑफ कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म. ये देखिए नेटवर्थ निकाला है हम लोगों ने एक्सक्लूडिंग 3 लाख ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन. 70%, 25%. ये रहा पेटेंट्स के लिए एक वर्किंग नोट सेपरेटली क्रिएट किया हुआ. क्या ये जरूरी है? यस, नहीं तो मार्क्स कटेंगे. और यहाँ पे नोट है, प्लीज इस नोट को रीड करें और लिखना भी है. प्लीज इस नोट को रीड करें और लिखना भी है.
डन सर, दैट्स इट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 को आप बिल्कुल सेल्फ कर लीजिए, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। यस, शेयर्स के ऊपर बेस्ड है, बोनस वाले पॉइंट को लेकर के, तो बड़ा इजी है, आप इसे खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को बस आज आप एक होमवर्क ले लीजिए। आज हम लोग यही रुकते हैं और नेक्स्ट पार्ट के अंदर में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस जो इसके आगे के होंगे उसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।